Hi guys, welcome back to your channel once again and basically today we are going to continue our chapter 5. As you know हम लोग chapter 5 अपना कर रहे हैं, that is from class 12th, right? तो अब हमारे ऑलमोस्ट हम एंड ऑफ द चैप्टर पर पहुंच गए हैं एंड आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ डाई हाइब्रिड क्रॉस. ठीक है, दैट इज़ इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा जनरल रिवाइज करते हैं. हमने इससे पहला पढ़ा था मोनो हाइब्रिड क्रॉस. ठीक है, इसमें मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आपको ये मुझे बताओ कि मोनो का मतलब क्या होता है. बेसिकली मोनो स्टैंड फॉर सिंगुलर, राइट? तो मोनो हाइब्रिड जो है इट इज़ समवेयर सिंगुलर इनहेरिटेंस. हाइब्रिड इज समथिंग विच इज़ मेड बाय मल्टीप्लिकेशन. तो मोनो का अगर हम मोनो के डेफिनेशन को समझने की कोशिश करें तो दैट इज सिंगुलर ना, सिंगल. और हाइब्रिड होता है आपका, हाइब्रिड जो बनता है दैट इज अ प्रोडक्ट विच इज़ मेड फ्रॉम मल्टीप्लिकेशन. तो बेसिकली हाइब्रिड को हम मोनो हाइब्रिड में क्या पढ़ते हैं, जिसमें हम सिंगल जीन इनहेरिटेंस पढ़ते हैं. क्या पढ़ते हैं मोनो हाइब्रिड में? मोनो मीन्स सिंगल जीन. ठीक है, वन जीन इनहेरिटेंस जहाँ पर हम पढ़ते हैं वहाँ पर मोनो हाइब्रिड आता है. और अब हम लोगों ने कहा कि अभी मैंने कहा कि अब हम डिस्कस करेंगे डाई हाइब्रिड. क्या डिस्कस करेंगे? डाई हाइब्रिड. तो डाई हाइब्रिड क्या होता है? 2 into मोनो हाइब्रिड क्रॉस. मतलब जब हम दो मोनो हाइब्रिड क्रॉस को एक साथ स्टडी करते हैं तो हमारा क्या बनता है? डाई हाइब्रिड क्रॉस बनता है. मतलब मोनो हाइब्रिड में हमने अभी क्या डिस्कस किया था? मोनो में हमने डिस्कस किया था सीड हाइट, प्लांट हाइट. ठीक है, हम बोलते हैं प्लांट हाइट हमने किया था. वहीं डाई हाइब्रिड में, डाई में हम दो कैरेक्टर्स को स्टडी करेंगे. अब क्या क्या दो कैरेक्टर होंगे? एक हम शीट कलर यूज़ करेंगे, कलर, ठीक, और दूसरा शीट शेप. ठीक, तो ये दो हो गए, एक मोनो ये हो गया, एक मोनो ये हो गया. तो डाई में मतलब कि जब हम दो मोनो हाइब्रिड क्रॉसेस को एक साथ पढ़ते हैं तो वो डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है. ठीक है, यही चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई हैं कि इन डाई हाइब्रिड क्रॉस वी कंसीडर 2 कैरेक्टर, दैट इज शीट कलर एंड शीट शेप. ठीक, अब इसमें आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा किस के ऊपर रेसेसिव है या फिर कौन सा डोमिनेंट है. इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो आपको डोमिनेंट और रेसेसिव वाला समझने के लिए आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको टाइप दोनों के पता हों. ठीक, शीट शेप की बात कर रहे हैं तो येलो, पहले शीट कलर की बात करते हैं. ठीक है, येलो आपका जो है वो डोमिनेंट है किसके ऊपर? ग्रीन के ऊपर. और वहीं हमारा जो दूसरा हमें मिलेगा वो क्या है? हमारा शेप है. तो राउंड वाला हमारा जो डोमिनेंट है किसके ऊपर? रिंकल्ड के ऊपर. ठीक, तो आपको समझ में आ गया क्या डोमिनेंट है क्या रेसेसिव है. ये क्लियर होना चाहिए. मैंने स्टार्टिंग के ही वीडियो में आपको एक पूरी टेबल बताई थी जिसमें आपको मेंडल के सारे 7 पैरामीटर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट विद देयर डोमिनेंट एंड रेसेसिव कलर एक्सप्लेन किया हुआ था. तो वो टेबल आपको याद करनी पड़ेगी क्योंकि आगे डाई हाइब्रिड में और मोनो हाइब्रिड में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि मोनो में हाइट ही होगा या डाई में आपका सीट कलर और सीट शेप ही होगा. ठीक है, इसलिए आपको वो टेबल याद होनी चाहिए. आगे बढ़ते हैं हम. तो हम यहाँ पर क्रॉस देखेंगे हम. ठीक, पेरेंट क्या है? पेरेंट हमारा, पेरेंट के कैरेक्टर्स लेते हैं. सबसे पहला पेरेंट हम राउंड के लिए कैपिटल आर ले रहे हैं और रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर. उसी तरीके से हम ले रहे हैं आपका येलो के लिए कैपिटल वाई और ग्रीन के लिए स्मॉल वाई. सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है, दोनों के दोनों क्रॉसेस में पेरेंट्स को आप होमोजाइगस लोगे. क्या करोगे? पेरेंट को होमोजाइगस कंडीशन में लोगे. होमोजाइगस क्या है? होमोजाइगस है जी. ठीक है, दोनों कैरेक्टर सेम होने चाहिए. दोनों अगर डोमिनेंट है तो दोनों डोमिनेंट होने चाहिए और अगर रेसेसिव है तो रेसेसिव होने चाहिए. हेट्रोजाइगस क्या है? मिक्सचर, दैट इज डोमिनेंट एंड रेसेसिव का मिक्सचर. ये हेट्रोजाइगस है. ठीक, तो हमें ये याद रखना है कि आपका जो पेरेंट है वो हमेशा होमोजाइगस रहेंगे. ठीक है,
अब इनके गैमीट्स आपको बनाने हैं सेकंड स्टेप पर। तो गैमीट क्या होगा, राउंड एंड येलो का क्या होगा, एक आर हम ले लेंगे कैपिटल और एक वाई ले लेंगे, ये गैमीट हो गया। ग्रीन एंड रिंकल्ड के लिए आप स्मॉल वाई स्मॉल आर लोगे, ठीक, ये गैमीट बन गया। अब F1 जनरेशन क्या होगी, F1 जनरेशन में हम इनको जब इंटू करवाएंगे, यानी कि जब इन्हें हम इनका फर्टिलाइजेशन करवा देंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। मतलब राउंड और येलो डोमिनेंट है, राउंड और येलो, तो राउंड और येलो हमारा फर्स्ट जनरेशन में आ जाएगा। अब सेकेंड जनरेशन के लिए हमें पनेट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 4 तरीके के इस पे आपको लेने पड़ेंगे पनेट स्क्वायर के लिए। डाईहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड में आपका बेसिकली क्या क्या आएगा, एक आपका ऑप्शन आ सकता है कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक, फिर आएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर क्या आएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये 4 तरीके के गैमेट्स बनेंगे जनरेशन 2 के लिए, है ना, ये 4 तरीके के गैमेट्स बनेंगे। अब इन्हीं 4 तरीके के गैमेट्स को आपको क्या करना है, पनेट स्क्वायर में प्लेस करना है। फिर से समझो, आपके पास क्या क्या है, एक कैपिटल आर है, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। अब इसमें 4 तरीके के गैमेट्स आपको बनाने हैं, 4 तरीके के गैमेट्स बनेंगे। कैसे, एक कैपिटल आर है, उसके साथ कैपिटल वाई आएगा, सबसे पहला कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर के साथ आपका क्या आएगा, स्मॉल वाई आएगा, ठीक, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई आ गया, 2 बन गया। अब स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई आएगा, तीसरा गैमीट बना आपका, और चौथा स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई आएगा। तो ये 4 गैमीट बन गए। अब इन्हें पनेट स्क्वायर में रखना है और आपको पनेट स्क्वायर में इन्हें इंटू करवाना है। तो पनेट स्क्वायर हमेशा किसके लिए बनता है, F2 जनरेशन के लिए, जनरल कॉन्सेप्ट है, मैंने ऑलरेडी आपको बता कर रखा है। तो इससे आपको फिनोटिपिक रेशियो क्या मिलेगा, फिनोटिपिक है कि फिजिकल कैरेक्टर वाला, तो ये याद कर लो, डाईहाइब्रिड के लिए फिनोटिपिक कैरेक्टर हमेशा 9:3:3:1 होता है। क्या होता है, 9:3:3:1। ये याद कर लो, कोई भी पैरामीटर क्यों ना हो, डाईहाइब्रिड में F2 जनरेशन का रेशियो यही रहने वाला है, ठीक। इसी तरीके से मेंडल का जो तीसरा लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसी डाईहाइब्रिड के ऊपर आया है। कैसे, तो बेसिकली इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कह रहा है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता है कि जब हम 2 पेयर ऑफ ट्रेड्स को कंबाइन करते हैं किसी हाइब्रिड में, तो उसमें जो एक पेयर होता है वो अपने आप को दूसरे के पेयर ऑफ कैरेक्टर से इंडिपेंडेंट होकर एक्सप्रेस करता है, ठीक है। मतलब क्या है कि इसका कहने का मतलब है कि चाहे कोई भी कैरेक्टर क्यों ना हो, ठीक, कोई भी कैरेक्टर क्यों ना हो, ये अपने आप को जो उसके साथ दूसरा वाला कैरेक्टर है उसके रिगार्ड्स में अपने आप को इंडिपेंडेंट होकर एक्सप्रेस करेगा। इंडिपेंडेंट होकर एक्सप्रेस करने का क्या मतलब है, मतलब है कि जो डोमिनेंट होगा वो चीज़ अपने आप को एक्सप्रेस करेगी इस बात से ऊपर होते हुए कि उसके साथ कौन सा जीन। सो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं समझाऊं तो इसका कहने का मतलब है कि आपको 2 पेयर ऑफ ट्रेड्स को कंबाइन किया जाता है हाइब्रिड में, ठीक है। तो इन 2 पेयर ऑफ ट्रेड्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो ये दोनों पेयर्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होकर सेग्रीगेट कर जाते हैं। कहने का क्या मतलब है, 2 पेयर ऑफ ट्रेड्स हैं आपके, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये आपके ट्रेड्स हैं। तो जब आप इन ट्रेड्स की बात कर रहे हो तो ये जब कंबाइन किए जाएंगे तो ये दोनों अपने आप को एक दूसरे के से अलग होकर सेग्रीगेट कर लेंगे। सेग्रीगेट मतलब होता है सेपरेट करना, ठीक है। तो मतलब इन दोनों का कैरेक्टर एक दूसरे के ऊपर हावी नहीं होगा, बल्कि जो इसमें डोमिनेंट होगा वो डोमिनेंट वाले को एक्सप्रेस करेगा और जो आपका रेसेसिव होगा वो एक्सप्रेस नहीं करेगा। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। फिर समझते हैं, अगर मैं कह रही हूँ कि ये पेयर है आपका, ठीक, ये पेयर है, ये क्या है, हेटेरोजाइगस कंडीशन है। तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में मैंने ये बताया था आपको कि मिक्सचर होता है किसका, 2 ट्रेड्स का, ठीक है, ये हमें पता है 2 ट्रेड्स का मिक्सचर होता है। तो इसमें ये कैपिटल ए वाला डोमिनेंट है, स्मॉल ए वाला
रेसेसिव और ये होमोजाइगस है। अब आप बताओ कि इसमें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट कहाँ पर आएगा? 2 ट्रेड्स में आएगा ना। तो ये वाला जो है पेयर, इसमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखेगा, मतलब कि ये दोनों जो हैं एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होकर अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेंगे। क्लियर हुआ? अब इसमें आपको हम जब डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ते हैं तो इसमें हमें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डिस्कस करने को कहा जाता है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डबल कैरेक्टर्स के केसेस में। ठीक, तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि इन हाइब्रिड क्रॉस 2 प्लांट्स हैविंग राउंड येलो एंड रिंकल ग्रीन सीड्स। ठीक, तो इसमें आपने 2 क्या ट्रेड्स लिए हैं? सबसे पहले तो ट्रेड समझो आप, क्या क्या ट्रेड लिया है। एक आपने राउंड एंड रिंकल लिया है, क्या किया है? राउंड एंड रिंकल लिया है, और दूसरा लिया है राउंड एंड येलो। तो आपका क्या क्या पेयर बनेगा? ये पेयर बन रहा है। एक आपका क्या है कि डोमिनेंट कैरेक्टर, और दूसरा आपने बना लिया रेसेसिव कैरेक्टर का। मैंने ये इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है, पेरेंट हमेशा कैसा होगा? होमोजाइगस, मतलब सेम टाइप के कैरेक्टर्स रहेंगे। अब इसमें गैमीट क्या क्या बनेंगे? ये कैपिटल आर आपका इस स्मॉल आर से होगा इनटू, तो एक कैपिटल आर स्मॉल आर का गैमीट बन गया। इसी तरीके से आपके 4 गैमीट बनेंगे। कौन कौन से गैमीट होंगे? कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक है, तो ये है, तो ये आपके 4 गैमीट हो गए, और आपने जो ट्रेड्स लिए थे वो ये ट्रेड्स हैं। अब मुझे ये बताओ कि ये जो सारे जो जीन्स हैं ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होकर सेग्रीगेट कर जाएंगे, और जब सेग्रीगेट करेंगे तो अबाउट 25% के बेसिस पर आपका वेरिएशन देखने को मिलेगा। मतलब 25% करके ये चारों क्या है, अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। उस 25% में से आपका जो भी डोमिनेंट कैरेक्टर होगा वो अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस करेगा, और वो डोमिनेंट कैरेक्टर सामने आएगा। तो ये है आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहाँ पर देखा जाता है? मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ सारा, डाई हाइब्रिड क्रॉस में। कहाँ पर? डाई हाइब्रिड में। डाई हाइब्रिड में क्या होता है? 2 कैरेक्टर्स को हम स्टडी करते हैं। किसको? 2 कैरेक्टर्स को। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इसीलिए इसे डाई कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस से आपको क्या समझ में आ रहा है कि समथिंग इज रिलेटेड टू क्रोमोसोम। तो इसमें रीडिस्कवरी हुई किसकी? मेंडल के वर्क की। तो मेंडल के वर्क की रीडिस्कवरी हुई, तो इसमें क्या हुए कि सेवरल ईयर तक जो कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से बेसिकली रिकवरी की गई इनके लॉस की या वर्क की, तो वो रीजंस क्या थे ये समझना इम्पॉर्टेंट है। लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड पब्लिसिटी। तो इन्होंने मेंडल ने काफ़ी पहले अराउंड 18s में आपका एक्सपेरिमेंट को किया था। उस टाइम इतना ज़्यादा इसे इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया, और इसे क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। तो जब ये एक्सपेरिमेंट क्लोज कर दिए गए आफ्टर सर्टेन ईयर्स, 10 to 12 ईयर्स के बाद फिर से इन्हें रीडिस्कवर किया गया। ठीक, तो जब इन्हें रीडिस्कवर किया गया किसी दूसरे साइंटिस्ट के द्वारा, तो देखा गया कि ये सारी चीज़ें मेंडल ने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर कर रखी हुई हैं। ठीक है, तो वापस से मेंडल के वर्क को सामने लाया गया, और उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था फैक्टर्स का, जिसको उन्होंने क्या कहा था? जीन्स कहा गया था, उस चीज़ पर भी वर्क किया गया। तो सारी चीज़ें सामने आई कि मेंडल ने ऑलरेडी इन सारी चीज़ों के बारे में 18s में ही हमें बता दिया है। तो फिर वहाँ पर दोबारा से इनके वर्क को इम्पोर्टेंस दी गई। पहले जब इन्होंने किया तो उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी गई थी, राइट। एक जो और बड़ा रीज़न हो सकता है कि इनके वर्क को इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दिया गया, वो ये था कि इन्होंने मैथ्स को अप्रोच बनाया था बायोलॉजिकल फिनोमेना को एक्सपीरियंस या करने के लिए और एक्सप्लेन करने के लिए। तो जब आप बायोलॉजी में मैथ्स को एग्जिस्ट करते हो तो लोग इतना ज़्यादा इसे अप्रिशिएट नहीं करते हैं, और इसी वजह से मेंडल के लॉ को, मेंडल के एक्सप्लेनेशन को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया था, क्योंकि मेंडल ने क्या किया था? मैथ्स को यूज़ किया था। ठीक है, फिर यहाँ पर जो आपको नेक्स्ट चीज़ इंपॉर्टेंट याद करनी है वो ये है कि 1990 में आपके 3 साइंटिस्ट आए थे, ह्यूगो डेरेविस, कोरेंस एंड वॉन ट्रेसमार्क। तो वॉन ट्रेसमार्क, कोरेंस एंड ह्यूगो डेरेविस ने क्या किया था? मेंडल के वर्क को दोबारा से
किया था, रिक्रिएट किया। और इन तीनों ने जब रिक्रिएट किया, जब उसको वापस से पब्लिक के बीच में लाया गया और साइंस फैकल्टीज़ ने देखा, तो उनको ये पता चला कि मेंडल ने ऑलरेडी इस पर वर्क कर रखा हुआ है। ठीक है, तो मेंडल ने इस पर ऑलरेडी वर्क करके रखा हुआ था, तो कहीं जाकर 1990 के बाद इन्हें इनके वर्क के लिए अप्रिसिएशन मिला। तो इट्स अ लैक थिंग कि जिस वजह से आज भी साइंटिस्ट को नहीं मिलता है उनके वर्क के लिए अप्रिसिएशन, पर अब ये थोड़ा नोबेल वगैरह जब से आ गया तब से थोड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाने लगी है। ठीक है, ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या है। तो 19 के टाइम में आपका माइक्रोस्कोप जब डेवलप किए अच्छी तरीके से, तो जाकर कहीं क्रोमोसोम की डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, तो क्रोमोसोम की डिस्कवरी आपकी 90s की सेंचुरी में हुई है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, सटन एंड वावरी ने क्या किया था कि क्रोमोसोम के बिहेवियर को स्टडी किया था और ये थ्योरी बताई थी कि जो क्रोमोसोम का बिहेवियर होता है वो जीन्स के पैरेलल में चलता है। क्या मतलब, इन्होंने क्या कहने की कोशिश की थी, इन्होंने बताया था कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनका बिहेवियर आपके जीन के बिहेवियर से पैरेलल में रहता है। मतलब ये ट्रेन के ट्रैक के तरीके होते हैं जो कि दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। क्रोमोसोम के ऊपर ही आपका जीन होते हैं, और जीन क्या होते हैं कि साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, बेसिकली फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोनों एक दूसरे के कंपनसेशन का काम करते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। इसी तरीके से फिर आगे की बात जो की गई वो की गई आपकी कि जो क्रोमोसोम्स एंड जीन होते हैं वो पेयर में होते हैं हमेशा। ठीक है, हमेशा ये पेयर्स में होते हैं। तो होमोलोगस साइड पर होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं। होमोलोगस की मीनिंग मैंने अच्छे से बता दी है कि सेम टाइप के, जैसे कि आपका ये है, हाँ ये एक्स है, ये एक्स, ये होमोलोगस है। अब स्मॉल एक्स है, ये होमोलोगस है। बट अगर कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स है तो ये हेट्रोजाइगस है। ठीक है, उसी साथ इन्होंने और क्या बताने की कोशिश की थी, इन्होंने सटन एंड वावरी ने ये भी प्रपोज किया था कि जो पेयरिंग और सेपरेशन होता है क्रोमोसोम का, वो आपका क्या करता है कि किसी भी जीन के कैरेक्टर कैरी करने को भी अफेक्ट करता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई जीन है, हमें पता है कि जीन हमेशा पेयर में होती है। ठीक है, तो ये जब सेपरेट करती हैं आगे चलकर डिवीजन के टाइम, तो ये कैरेक्टर को भी डिवाइड कर देती हैं। क्या करती हैं, कैरेक्टर को भी आपका डिवाइड कर देती हैं, जिसकी वजह से ऑफस्प्रिंग में क्या कैरेक्टर आएगा ये चीज़ भी वेरी करती है अकॉर्डिंग टू क्रोमोसोमल थ्योरी। ठीक है, और मेंडल ने जो भी प्रिंसिपल दिया था उसके बेसिस पे इन्होंने कोशिश की थी अपने आप को एक्सप्लेन करने की, और इन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को जो दिया था वो मेंडल के लॉ से थोड़ा डिफरेंट था। तो मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने जनरल टर्मिनोलॉजीज यूज़ की थी, ऐसी टर्मिनोलॉजीज यूज़ की थी जो कॉमन पीपल यूज़ करते थे। पर सटन एंड वावरी ने एडवांस फॉर्म का यूज़ किया। ठीक है, सटन एंड वावरी ने क्या किया, एडवांस फॉर्म का यूज़ किया था। तो अपार्ट फ्रॉम दिस, जो सटन वावरी थी उन्होंने क्या दिया था, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को दिया था। हम इसे फिर से अच्छे से डिस्कस करेंगे जब हम एग्जाम्पल्स और चैप्टर के डील डिस्कशन को करेंगे। ठीक है, आज के वीडियो में हम नए डिस्कस करने वालेंगे। हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की हैं। सबसे पहले हमने डाईहाइब्रिड क्रॉस किया। डाईहाइब्रिड मीन्स मोनोहाइब्रिड प्लस मोनोहाइब्रिड। दो मोनोहाइब्रिड्स को जब हम एक साथ डिस्कस करते हैं तो वो डाईहाइब्रिड बन जाता है। साथ ही साथ हमने एनसीईआरटी की बेसिस पे जो एग्जांपल दिया था वो सीड कलर और सीड शेप का लिया था। ठीक है, और इसमें हम लोगों ने ये पूरा प्रोसीजर देखा था कि कैसे चार्ट बनता है, आपके कितने गैमीट्स होते हैं। हमेशा याद रखना डाईहाइब्रिड में आपको 4 गैमीट्स मिलेंगे। ठीक है, और इनका रेशियो जो होगा गैमीट्स का वो फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1 होता है। कितना होता है, 9:3:3:1। ठीक है, क्लियर। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात की थी, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट, तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि कोई भी पेयर में अगर ट्रेड्स हैं तो वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होकर अपने कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। 25% लेकर ये चारों गैमीट आपके अपने आप को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, पर 50% वही जीन एक्सप्रेस कर पाते हैं जो कि क्या होते हैं, डोमिनेंट होते हैं। ठीक है, क्या है ये, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट का इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे पहली चीज़ जो हम लोगों ने इसमें डिस्कस की थी वो की थी कि मेंडल के वर्क को दोबारा से क्यों स्टडी किया गया। सबसे पहली थी कि जब मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट को किया था तब लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड पब्लिसिटी की वजह से उनके वर्क को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिली थी, जिसकी वजह से 19 में फिर इनके वर्क को रिक्रिएट किया गया किसके द्वारा, सटन एंड वॉबरी के द्वारा। ठीक है, तो इन्होंने दोबारा से इनके एक्सपेरिमेंट को किया और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को दिया था, जिसमें इन्होंने ये बताया था सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जीन और आपके क्या क्रोमोसोम, क्या क्या जीन और क्रोमोसोम एक दूसरे के पैरेलल में हमेशा चलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये था आज का वीडियो। आई होप आप सबको समझ में आया होगा और अच्छे से। अगर कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। सून वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो गाइस। टेक केयर, बाय बाय।